हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रैंकियान पे, जिस पर आपको फिजिक्स के अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस फॉर जेई एंड नीट आपको मिलते रहते हैं, एज वेल एज आपको लाइफ लेसन्स भी आपको मिलते रहते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं भैया भैया आज अपन इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ, की गॉस लॉ को वेरीफाई कैसे किया जाता है। अब कई कई स्कूलों में इसको ऐसे पढ़ा दिया जाता है, भैया प्रूव द गॉस लॉ। सर यहाँ पे वेरिफिकेशन के आगे आपने वाई क्यों लिखा है, यहाँ पे क्यों वाई? क्योंकि भैया बात यह है कि गॉस लॉ बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट को अपन प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई जरूर किया जा सकता है। गॉस लॉ जो एक लॉ है, लॉ को कभी भी प्रूव नहीं किया जा सकता, लॉ को केवल और केवल वेरीफाई किया जा सकता है। क्योंकि एक बात बता, कूलम्स लॉ था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, क्या तू उसको प्रूव कर सकता है? क्या नहीं कर सकता सर। ये नेचर में था, किसी बंदे ने ढूंढ के निकाला, हमें उस दिया। बिल्कुल सर, हमारे जीवन में तहलका मचा दिया। ठीक है, अलग से सर एक लेसन ऐड हो गया। ठीक है, तो भैया मेरी बात सुन, क्या क्यों तू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को प्रूव कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं प्रूव कर सकता। लेकिन हाँ सर, हम उसके आगे जब हमने सोचा तब हमारे जीवन में भूचाल आ गया और हमारे जीवन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नामक एक चैप्टर ऐड हो गया, जिसने हमारे जीवन में से तहलका मचा के रखा हुआ है। ठीक है, तो भैया आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है, इसको वेरीफाई कैसे किया है, सबसे पहले इसका रीजन लिख देते हैं सर। रीजन इज दैट law cannot be proved but can be verified। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भैया आप सभी लोगों को यही कहूंगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसे ही अमेजिंग वीडियो की अपडेट्स आप तक हर रोज पहुंचती जाए। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी ठीक करके देता हूं। बेसिकली ये क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ। कि भैया ये जो गॉस अंकल ने हमें नियम दिया है अपना कि सर इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन, और सर इसको प्रूव तो करके दिखा दो। तो चलो कोई बात नहीं यार, तो इसको प्रूव करके दिखाई देते हैं भैया। इधर देखो यार, मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान ले भाई मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है जी सर, और मैं अगर तेरे से ये पूछूं मेरे को इससे आर डिस्टेंस पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वैसे तो सर हमें पता है सर KQ/R² होगी, लेकिन वो तेरे से ये बोल देगा कि मेरे को इसको गॉस लॉ से प्रूव करके बताओ। तो गॉस लॉ से कैसे प्रूव करेंगे? तो मैंने ऐसा बोल दिया कि मान लीजिए भाई कि अपने को आर डिस्टेंस पे पता लगाना है। यस सर, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है जो कि स्मॉल क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूरी पर है। यस सर, स्मॉल क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूरी पर है। तो मैंने बोल दिया कि भैया सबसे पहले मेरी बात याद रखना, क्योंकि जब भी अपन गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं अपन गॉसियन सरफेस मानते हैं। तो गॉसियन सरफेस भैया बड़ी समझदारी के साथ मानना होता है। गॉसियन सरफेस पता करने में भैया समझदारी पता लग जाती है। क्योंकि एक बंदा होगा, एक उबड़ खाबड़ गॉसियन सरफेस लेगा, वहां पे मैथमेटिक्स की भसड़ मचेगी, और जब मैथमेटिक्स की भसड़ मचेगी तो उसको भैया गॉस लॉ वहां पे हर चीज में गारंटी नहीं देता। बात आ रही है ना समझ में? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि भैया बड़ी समझदारी से गॉसियन सरफेस मानो। तो अगर मैं बड़ी समझदारी से गॉसियन सरफेस मानता हूं तो हमें पता है मेरे को यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानना चाहिए। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानना चाहिए कुछ प्रकार से। यस सर, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानना चाहिए। सर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्यों माना? क्योंकि मेरी एक बात सुन, मान ले कि ये एक पॉइंट चार्ज है, क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आर डिस्टेंस यहाँ पे भी उतनी ही मैग्नीट्यूड की होगी, आर डिस्टेंस यहाँ पे भी उतनी ही मैग्नीट्यूड की होगी, आर डिस्टेंस यहाँ पे भी उतनी ही मैग्नीट्यूड की होगी? क्या मतलब पूरी 3D में होगी? बिल्कुल सर, पूरी 3D में होगी। तो अगर पूरी 3D में होगी और अगर उतने ही डिस्टेंस पे सेम मैग्नीट्यूड की होगी, तो क्या मैं उसको एक स्फेरिकल सरफेस मान लूं? और अगर तेरे को ये इमेजिनरी दिखाना है तो इसको ऐसे दिखा दे यार। यस सर, अब तो ये इमेजिनरी दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल सर। तो अब अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि भैया मेरे को ये बता दे कि यहाँ पे मान ले लेट सपोज कोई एक बिंदु है, ए बिंदु। बिल्कुल सर, हमने इस स्फीयर पे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे हमने क्या किया, एक बिंदु पकड़ लिया, ए वाला बिंदु। तो अगर मैं तेरे से यहाँ पे ये पूछूं कि भैया मेरे को ये बता दे इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस प्लस क्यू की वजह से, वो कौन सी दिशा में होगी? सर क्योंकि ये जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे भाई? ऐसे हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? ऐसे हो गया।
रेडियली आउटवर्ड। बिल्कुल सर। और अगर मैं आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बोल दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी और मैंने उसको ई बोल दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ये पूछूं कि भैया इस बिंदु का जो डीए वेक्टर होगा, सर ये आपने स्फीयर पे छोटा सा टुकड़ा पकड़ा है तो उस छोटे से टुकड़े का भी तो कोई ना कोई डीए वेक्टर तो होगा ना। तो इसका मतलब मैंने बोल दिया कि मान लीजिए उसका डीए वेक्टर क्या परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। बिल्कुल सर, क्लोज बॉडी का जो, अगर क्लोज बॉडी पे अपन कोई भी पॉइंट पकड़ते हैं उसका डीए वेक्टर लिखते हैं तो क्या वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है? बिल्कुल सर। और ये तो सर स्फीयर है, और अगर स्फीयर पे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो क्या उसके सेंटर से ही पास होगा? तो इसका मतलब ऐसे जा। बिल्कुल सर, ये हो गया इसका डीए वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं सर। वैसे ही अगर मैं पूछूं यहाँ पे आर डिस्टेंस, क्या मैं अगर यहाँ पे एक बिंदु पकड़ लूं बी, तो क्या ये बी वाला पॉइंट भी इस प्लस क्यू से सर स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पर होगा? बिल्कुल सर। और अगर स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर पूछूं कि मेरे को यहां पर बता दो इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो तू बोलेगा कि सर प्लस क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगी, तो इसका मतलब यहां पे होगी। यस सर। और मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? ई ही होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है तो यहाँ पे भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिलेगी। वैसे ही अगर मैं पूछूं कि भैया बी पॉइंट का डीए वेक्टर कहां पे होगा, बी पॉइंट का डीए वेक्टर कहां पे होगा, तो आप क्या बोलोगे सर? बी पॉइंट का जो डीए वेक्टर होगा सर वो भी परपेंडिकुलरली बाहर ही होगा और सेंटर से पास करेगा, क्योंकि स्फीयर पे किसी भी बिंदु पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो उसके सेंटर से जाएगा। बिल्कुल, सर्कल और स्फीयर की प्रॉपर्टी होती है। यस सर, ऐसे ही होगा। बिल्कुल सर। अब मैंने बोल दिया कि लेट्स सपोज भैया मैंने यहां पर एक पॉइंट पकड़ लिया कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर, मैंने यहां पर एक पॉइंट पकड़ लिया जिसको मैंने बोल दिया भैया सी। यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो भैया मैं यहाँ पे ये पूछूं कि ये जो सी पॉइंट है वो इस प्लस क्यू से कितना दूर होगा, तो बोलेगा कि सर अभी भी स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा पूछूं तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा रेडियली आउटवर्ड होगी और ऐसे। यस सर। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो बोलेगा सर अभी भी प्लस ई, अभी भी ई ही होगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स आर डिस्टेंस दूर पर हैं। तो मैंने बोल दिया। बोलो यार, दिक्कत? और इस पॉइंट का अगर तू डीए वेक्टर बनाएगा सर वो भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा तो सर मैंने बोल दिया डी ए थ्री। ठीक है, इसको डी ए वन बोल दे, इसको डी ए टू बोल दे। अलग अलग पॉइंट्स पकड़े हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये पूछूं, क्या हर बिंदु के लिए, हर पॉइंट के लिए, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर आने वाले हर पॉइंट के लिए जो ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का एंगल है क्या वो जीरो रहेगा? हर पॉइंट पे देख ले, यहाँ पे देख ले ई वेक्टर और डीए वेक्टर एक ही दिशा में, थीटा बराबर जीरो। यहाँ पे देख ले सर ई वेक्टर और डीए वेक्टर एक ही दिशा में, थीटा बराबर जीरो। यहाँ पे देख ले ई वेक्टर और डीए वेक्टर एक ही दिशा में तो थीटा बराबर जीरो। क्या ऐसे हर बिंदु पर, ऐसे हर बिंदु पर क्या ई वेक्टर और डीए वेक्टर सर सेम दिशा में होंगे, जिसकी वजह से थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब अगर मैं हर बिंदु से क्या लिखूंगा? फ्लक्स लिखूंगा, हर बिंदु से पास होने वाला फ्लक्स लिखूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं सर? अगर मेरे को हर बिंदु से पास होने वाला फ्लक्स लिखना है तो मैं यही तो लिखूंगा सर। मान लीजिए इस वाले बिंदु से फाई वन गया, इस वाले बिंदु से फाई टू गया, इस वाले बिंदु से फाई थ्री गया। ऐसे सर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, मैं सबकी वजह से लिख देता हूं। कैसे सर? फाई वन प्लस फाई टू फाई थ्री डैश 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 अप टू इंफिनिटी, विच इज इक्वल टू सर इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे को एक बात बता, क्या हर बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना? बिल्कुल सर सेम है। तो इसका मतलब ई वेक्टर डॉट डी ए वन वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए टू वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए थ्री वेक्टर डैश 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 अप टू इंफिनिटी, ये लिख सकता हूं। बिल्कुल सर। और इसका मतलब सर, अब क्या तूने डॉट प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि क्या मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकता हूं? इसका मतलब ये क्या बन गया सर? ई वेक्टर डॉट डी, ये क्या बचेगा सर? डी ए वन, डी ए टू, डी ए थ्री, इंफिनिटी, ये बचेगा।
सर। और गॉस अंकल ने क्या बोला कि भैया आप इस भसड़ से बचने के लिए हमारे एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करो, अभी ठीक करके देता हूं। तो उन्होंने बोला कि ये जो भी तामझाम आया है इसको किसके बराबर कर दो, इसको बराबर कर दो आप भैया क्या, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई जा, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड क्या होता था सर, हमने जो गॉसियन सरफेस पकड़ा है उसके अंदर वाला चार्ज। सर इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो जिसको मैंने बोल दिया ये लिख सकता हूं। और अंदर चार्ज कितना था सर, बाय एप्सिलॉन नॉट, ये था। बिल्कुल सर ये था। तो अब अगर आगे बढ़े तो आगे मैं क्या लिख सकता हूं। अब मेरे को एक बात बता, जो ये पूरा का पूरा टर्म था, सारे के सारे डीए वेक्टर को जब हमने जोड़ दिया तो क्या एक तरीके से ये स्फीयर का सरफेस एरिया नहीं आ गया, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया नहीं आ गया। बिल्कुल सर। और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है सर, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², क्योंकि हमने स्मॉल आर रेडियस का पकड़ा था। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक तरीके से ये बन गया। अबे छोटे छोटे डीए को जोड़ दिया हमने तो एक तरीके से इंटीग्रल ही हो गया। और क्योंकि क्लोज बॉडी है तो इसकी वजह से मैंने गोला लगा दिया, बराबर बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अब क्या मैं इसको इंटीग्रल के अंदर भेज सकता हूं, यस सर, यस सर। अब हमें पता है कि सर दोनों के बीच का एंगल हर पॉइंट पे जीरो था, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा सर, ई डी ए कॉस जीरो बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये अगर ई हर जगह सेम है तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा सर ये, बिल्कुल सर। और सर ये क्या बन जाएगा सर, ई इंटू 4πr² बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा। और अब अगर तू देखे यहां से, अब अगर तू गौर से देख, गौर से देख, गौर से देख, गौर से देख, क्या देखे सर, क्या तू इन सारी चीजों को वहां पे भेज दे, ये आएगा। बिल्कुल सर ये आएगा। तो इसका मतलब यहां से तू क्या लिख सकता है सर, हमें पता है कि जो के होता है वो होता है सर 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। बिल्कुल सर। तो क्या मैं यहाँ पे 1/4π एप्सिलॉन नॉट की जगह के लिख दूं, बाय आर²। क्या यही हमारी पॉइंट चार्ज की वजह से स्मॉल आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, यस सर। तो ये हमने किससे वेरीफाई कर लिया सर, गॉस लॉ से। और इसका मतलब यहां से क्या हो गया, गॉस लॉ यहां से प्रूव हो गया। हेंस गॉस लॉ इज, बात आ रही है समझ में, इसका मतलब गॉस लॉ यहां से क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। और अगर वेरीफाई हो गया तो भैया इसका मतलब ये बोर्ड्स के लिए भी क्वेश्चन हो गया, और एक तरीके से हमने गॉस लॉ को वेरीफाई भी कर लिया। तो यहाँ पे स्माइलीज बना देते हैं, बात आ रही है समझे, यहाँ पे स्माइलीज बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो मेरे भाई बहन है वहां पे बैठ के देख रहे हैं, वो ऐसे स्माइल कर रहे होंगे कि यस सर एकदम गॉस लॉ वेरीफाई कैसे हो गया, समझ में आ गया। तो भैया ऐसे हमने गॉस लॉ को क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अगर ये बोर्ड्स के एग्जाम में आता है तो भी आपको ऐसे ही करना है। और हाँ, थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी होती है भैया, वो तो तुम लिख ही सकते हो। भाई बनाने में तो तुम लोग माहिर हो यार, ठीक है, यस सर, बनाने में तो माहिर है, हम उसको भी बनाते हैं, ठीक है सर। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अमेजिंग कंसेप्ट के साथ और अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया लाइक ही मेरे को भैया और मोटिवेशन देता है कि मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को, ठीक है। मेरी तरफ से भैया जय श्री श्याम और जय श्री बालाजी, राधे राधे। और हाँ, खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।